नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की बात करने वाले हैं जो तेल से लेकर हमारे फोन तक मतलब हर जगह मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक महाकाय है और आज हम इसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 20 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, यह है रिलायंस का मार्केट कैप। और मजे की बात यह है कि भारत की पहली कंपनी है जो इस जबरदस्त आंकड़े तक पहुंची है। अब इसे ऐसे समझिए कि यह हमारे देश के सालाना एजुकेशन बजट का करीब करीब 20 गुना है। सोचिए, बस यही एक नंबर रिलायंस के विशालकाय होने का पूरा अंदाजा दे देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से लेकर भारत का एवरीथिंग स्टोर बनने तक का ये जबरदस्त सफर आखिर तय कैसे हुआ? आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब तलाशेगी। तो देखिए, हम रिलायंस के इस विशालकाय रूप से शुरू करेंगे, फिर इसके फाउंडर के विजन को जानेंगे। हम देखेंगे कि इसके वो कौन से 2 ग्रोथ इंजन हैं जो इसे चला रहे हैं, कैसे ये लगातार अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है और भविष्य के लिए इसके बड़े दांव क्या हैं, एआई और ग्रीन एनर्जी। रिलायंस की कहानी ना सिर्फ तेल या टेलीकॉम तक ही नहीं है। आज ये रिटेल, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब लगभग हर उस सेक्टर में है जो करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को रोज किसी ना किसी तरह से छूता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी कैसे गई? ये जानना बहुत दिलचस्प है। इसकी कहानी शुरू होती है इसके फाउंडर धीरूभाई अंबानी के एक बहुत ही साहसिक और बड़े सपने से। ये स्लाइड रिलायंस के सफर के कुछ बहुत ही जरूरी पड़ावों को दिखाती है। सोचिए, 1966 में सिर्फ 15,000 रुपए से शुरुआत हुई थी। फिर 1977 का आईपीओ तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, 7 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था। और फिर 2002 के बाद कंपनी का बंटवारा हुआ और 2016 में जियो का लॉन्च, जिसने भारत के डिजिटल नक्शे को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है, तो अब रिलायंस की आज की ताकत के बिल्कुल कोर में चलते हैं। इसके 2 बहुत बड़े और एक दूसरे से काफी अलग बिजनेस पिलर्स हैं जो इसे आज आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। यहां ना एक तरह का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है रिलायंस का पुराना ट्रेडिशनल ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस, मतलब इंडस्ट्रियल फाउंडेशन, एक तरह की कैश काउ जो पूरे एम्पायर को पैसा देती है। और फिर दूसरी तरफ है जियो, डिजिटल दुनिया का डिसरप्टर, वो हाईटेक इंजन जो फ्यूचर ग्रोथ को रफ्तार दे रहा है। बिल्कुल 2 अलग दुनियाएं एक ही कंपनी में। चलिए पहले इसके ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C बिजनेस के नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू तो 11% बढ़कर एक बहुत बड़ी रकम पर पहुंच गया है, लेकिन दूसरी तरफ EBITI यानी कंपनी की जो मेन ऑपरेशनल कमाई है, उसमें लगभग 12% की गिरावट आई है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। अगर O2C बिजनेस की स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, मतलब कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ इन हाउस। पर चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसे कि ग्लोबल लेवल पर ओवर कैपेसिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन। लेकिन हाँ, भारत की बढ़ती डोमेस्टिक डिमांड एक बहुत बड़ा मौका भी देती है। अब आते हैं दूसरे इंजन पर, जियो। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो जियो के असर को बताने के लिए काफी है। जियो के आने से पहले भारत डेटा यूज करने में 155वें नंबर पर था और आज हम दुनिया में नंबर 1 है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक असाधारण बदलाव है जिसने देश में डिजिटल क्रांति ला दी। चलिए अब जियो के फाइनेंशियल नंबर्स को भी देख लेते हैं। रेवेन्यू में 16% और ईबिटा में करीब 15% की जबरदस्त ग्रोथ। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि जियो सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं जोड़ रहा, बल्कि लगातार प्रॉफिट भी कमा रहा है। यही तो इसकी सक्सेस स्टोरी है। तो जियो की स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका एडवांस्ड नेटवर्क और पूरे भारत में इसकी गहरी पहुंच। लेकिन इसे ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों और नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे खतरों से भी निपटना होगा। और सबसे बड़ा मौका, भारत के 5G ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करना और करोड़ों घरों को ब्रॉडबैंड से जोड़। तो रिलायंस सिर्फ इन 2 इंजनों के भरोसे नहीं बैठा है, ये अपने साम्राज्य को कंज्यूमर लाइफ के लगभग हर पहलू में फैला रहा है। रिटेल से लेकर मीडिया तक हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और इसका सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है मीडिया में इसकी विशाल छलांग। $8.5 बिलियन की इस डील में रिलायंस ने डिज्नी के इंडियन बिजनेस को अपने साथ मिला लिया है। ये एक ऐसा कदम है जो देश के मीडिया लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि इस नई मीडिया कंपनी का कंट्रोल आखिर किसके पास है,
रिलायंस और उसकी सहयोगी कंपनियों के पास 63% की बड़ी हिस्सेदारी है, जो उन्हें इस जॉइंट वेंचर में एक डोमिनेंट और डिसाइसिव पोजीशन देती है। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। रिलायंस अब दो बहुत ही जरूरी और फ्यूचर को डिफाइन करने वाले सेक्टर्स पर बड़ा दांव लगा रही है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है ग्रीन एनर्जी। कंपनी ने 2035 तक नेट जीरो कार्बन बनने के लिए 75,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। साथ ही ये जियो ब्रेन नाम से अपना एआई प्लेटफॉर्म बना रही है और सरकार के इंडिया एआई मिशन में भी पार्टनर है। तो ये हैं रिलायंस के लिए ग्रोथ के अगले बड़े फ्रंटियर्स। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो हमें दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां देखने को मिलती हैं, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। देखिए, एक तरफ है रिलायंस की अपनी रिपोर्ट, जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है। ये O2C और जियो की वजह से रेवेन्यू और ईबिटा में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती है। यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव और बढ़िया लग रहा है। लेकिन फिर जैसे ही हम एक थर्ड पार्टी एनालिसिस को देखते हैं, एक पूरी तरह से अलग तस्वीर सामने आती है। यहाँ ऑपरेटिंग इनकम, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन सब में भारी गिरावट दिखाई दे रही है, जो थोड़ी चिंताजनक लगती है। तो अहम सवाल यह है कि इन दो रिपोर्ट्स में इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक कह रही है ग्रोथ हो रही है, दूसरी कह रही है गिरावट। तो सच क्या है? तो इसका जवाब ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि एक रिपोर्ट सिर्फ एक क्वार्टर की हो, मतलब 3 महीने की, और दूसरी पूरे साल की। या हो सकता है कि अकाउंटिंग का तरीका अलग-अलग हो, या फिर किसी एक रिपोर्ट में किसी नए बिजनेस को शामिल ही ना किया गया हो। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी भी डेटा को सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी होता है। तो आखिर में यह सब हमें एक बड़े और सोचने वाले सवाल पर छोड़ देता है। जैसे जैसे रिलायंस भारत का डिजिटल और ग्रीन फ्यूचर बना रहा है, क्या वो वाकई में देश को पावर देगा, या फिर वो सिर्फ अपनी ताकत को और बढ़ाएगा? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।